Yes. So let us start with the mechanical properties of solids. तो अभी yes, I hope all of you can see the screen. Okay, चलो, let us discuss. So first of all, we'll just overlook the PDF that I have already shared to you in the app. I hope all of you can find it. Okay. So see, this is the PDF I have just shared in the app. So you can go through all these concepts. We already discussed all these concepts here. Yes. I hope all of you can see the screen, isn't it? ओके, ठीक है। इसमें स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, और यंग्स मॉडुलस क्या होता है, और उसके जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, तो वो हम सब हमने देखे थे ऑलरेडी, तो वही यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। और यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। देखो यहाँ पे लिख से ब्रेकिंग स्ट्रेस। व्हाट डू मीन बाय दिस ब्रेकिंग स्ट्रेस? इट इज द ब्रेकिंग फोर्स अपॉन area, okay, area of cross section. This is called as the breaking stress, remember. तो देखो यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि the breaking force upon area will be called as the breaking stress. And remember again that breaking stress depends only and only on the material. Okay, material के ऊपर ही सिर्फ वो डिपेंड करता है, ना कि शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वायर का ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो या वायर का लेंथ कितना भी बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इट ब्रेकिंग स्ट्रेस एक्चुअली डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल। अगर थिक वायर लेंगे
तो उसका ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा होगा, अगर थिन वायर है तो उसका ब्रेकिंग फोर्स कम होगा, नो डाउट, बट breaking stress will be same for both of the wires. And here are some relationships between the y, k and eta as we see. So ये जो second वाला equation है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना, relation amongst the elastic constants y, eta and k. Here y stands for Young's modulus, eta means bulk, eta means modulus of rigidity, and k stands for the bulk modulus. So this Young's modulus is given by this 2 eta into 1 plus sigma. ये रिलेशनशिप है. और जो दूसरा एक इक्वेशन है y is equal to 3k 1 minus 2 sigma. ये दो इक्वेशंस अगर लर्न करके रखते हो, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, तो ये जो फर्स्ट वाला है तो वो उससे हम डिराइव कर सकते हैं, और इवन फोर्थ वाला भी उससे ही डिराइव किया जा सकता है. और ये भी याद रख लो कि पंचिंग अ होल, मतलब अगर सपोज एक टी थिकनेस का मेटल प्लेट है, उसके अंदर अगर आर रेडियस का होल अगर हमको पंच करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमको यूज करना होता है, फोर्स इज इक्वल टू द ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय 2 pi r into t. So this is the force required to punch a hole of radius r in a material or metal plate of breaking stress which is given here. Okay, and बस बाकी तो ठीक है, बाकी सब हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी. So let us directly start with the MCQs. Now here conceptual MCQs, most of them are just memory based. You can easily solve them on your own. बट फिर भी उसमें से जो मुझे लगता है कि आपको नहीं आएंगे, तो वो मैं करता हूँ यहाँ पे. देखो ठीक से. यस, ये देखो, ये 18th वाला MCQ याद है, हमने कल डिस्कस किया था, कल या परसों के लेक्चर में शायद मैंने डिस्कस किया था उसके बारे में. देख सकते हो ठीक से. 3 wires A, B and C made up of same material and radius have different lengths. The graphs in the figure show the elongation load variation. The longest wire in this case is, तो देखो यहाँ पे ठीक से. I will just take this MCQ. Yes, just read this MCQ once again. Question ठीक से पढ़ो, क्या कह रहा है वो. The 3 wires A, B and C made up of same material and radius have different lengths. The graphs in the figure show elongation load variation. तो देखो यहाँ पे अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें elongation हमने प्लॉट किया है y एक्सिस पे, ये देखो ऐसे, और लोड जो है वो x एक्सिस पे हम अगर प्लॉट किया है, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, नो डाउट. तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन तो होगा बिल्कुल, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, तो वो अगर हम सपोज देखेंगे ठीक से, तो ये सपोज ये लोड है बराबर, और ये जो है इलोंगेशन मतलब स्मॉल एल है यहाँ पे, राइट. सो ऐसे केस में स्लोप का सिग्निफिकेंस क्या होगा, देख सकते हो ठीक से, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है force F is going to be equal to y a into small l upon capital L. But if you want to express it in terms of this L and load मतलब mg या F, लोड मतलब ही इसको F बोल सकते हैं आराम से, ठीक है ना. तो अभी इस केस में इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कैसे करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, F L upon y a, and that is going to be actually equal to small l here. That means small l is found to be equal to L upon YA into F, करेक्ट है. अभी इसमें देखो this L is replaced by Y here. Y मतलब Y axis, right? क्योंकि Y axis पे हमने ये L प्लॉट किया हुआ है, करेक्ट है. Yes, और यहाँ पे ये जो F है, तो F is replaced by X here. And this whole thing L upon YA will play the role of slope of the graph, that is M. So we can just compare this with y is equal to mx and say that, और वैसे भी हमको भी पता है ऑलरेडी कि स्लोप माना क्या होता है,
स्लोप माना होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, y अपॉन x, बट y यहाँ पे क्या है, l है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा l अपॉन x माना क्या है, f है, राइट, लोड मतलब f, तो इसलिए यहाँ पे f आएगा, तो इसलिए l अपॉन f का रेशियो क्या बनेगा, तो देखो इस इक्वेशन को अगर यूज करते हो तो ये f को अगर नीचे लेके जाएंगे नहीं इधर, तो इससे हमको l अपॉन f का रेशियो मिल जाएगा, विच विल बी इक्वल टू कैपिटल L अपॉन y इंटू a, करेक्ट है. So that means the slope of this graph happens to be actually L upon YA, करेक्ट है, L upon YA, नो डाउट. अभी इसमें सोचो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सेम मटेरियल का मतलब क्या है, यंग्स मॉडुलस इज गोइंग टू बी द सेम, यंग्स मॉडुलस तो सेम हो गया, चलो ठीक है. अभी और हैविंग रेडियस एंड same radius also, that means the radius is also going to be the same. So since radius is same, we can say that the area of cross section of the wire is going to be the same. That means this denominator here is going to be constant, and if denominator is constant, then we can say that the slope will depend only on the length of the wire, and that's why slope is found to be directly proportional to the length. And since slope is directly proportional to the length, we can say that the longest wire will be one with having the highest slope. तो longest wire will be the wire with maximum slope. अभी इन तीनों में के अंदर चेक करो, ए बी सी, इन तीनों में से कौन से वायर का स्लोप ज्यादा है. ये देखो ए का जो स्लोप है वो कम दिख रहा है हमको, बी का स्लोप थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, और सी का स्लोप सबसे ज्यादा दिख रहा है. तो इसलिए यहाँ पे ये सी जो वायर है, this wire C is going to be the correct option here, because it has the maximum slope, and slope is directly proportional to the length, original length of the wire here, and that's why we can say that the slope और length के बीच में जो relationship है, तो उसको सामने रख के हमको ये पता चलता है कि C is going to be the correct option. तो C जो है वो यहाँ पे correct option होगा. Yes. Okay, just try this ninth one here. Read the question carefully. Okay, it is very simple. We can solve it orally. देखो, the Young's modulus of a wire of length L and radius R is Y. Okay, if the length is reduced to L by 2 and radius is R by 2, then the Young's modulus of the wire will become, it will remain Y only. Don't get confused. See, Young's modulus actually depends on the material. It doesn't depend on the length. लेंथ कितना भी हो जाए या रेडियस कितना भी हो जाए, उससे यंग्स मॉडुलस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है. यंग्स मॉडुलस इज गोइंग टू बी y ओनली. ओके, बिकॉज मटेरियल हैज नॉट चेंज्ड. जब तक मटेरियल कांस्टेंट है, मटेरियल जब तक नहीं बदलता है, तब तक यंग्स मॉडुलस कभी नहीं बदलेगा. यंग्स मॉडुलस विल रिमेन कांस्टेंट सो फार एज द मटेरियल रिमेन्स द सेम. भले लेंथ कितना भी बढ़ जाए या कम हो जाए, भले रेडियस कितना भी कम हो जाए बढ़ जाए, या लोड कितना भी कम या ज्यादा हम अप्लाई करते हैं, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं. तो एक्सटेंशन भी कम ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, नो डाउट, बट यंग्स मॉडुलस विल नेवर चेंज सो फार एज द मटेरियल चेंजेस. ये अच्छी तरह से हमको याद रखना है. समझा है बात ठीक से? चलो ठीक है. सो okay, just discuss this 23, question number 23 here. See here, question number 23. Just read it. Here, the wire of length L, okay, wire of length L and radius R is fixed at one end. A force F is applied to the other end of the other end, produces an extension L. Okay, the extension produced in another wire of same material of length 2L and radius 2R by the same force F is. Okay, see, this is a question. A wire of length, देखो L radius, L length है, R radius है, और उसका एक end fixed है.
तो मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ये देखो, ये सपोज रिजिड सपोर्ट है और ये वायर है और इसके साथ हमने एक रिजिड एक लोड जो है वो अटैच करके रखा है। ये सपोज एक लोड है, ओके, इसकी वजह से जो लेंथ बनता है, एक्सटेंशन बनता है, तो वो एल है, ये दिया हुआ है। बट अभी एक दूसरा वायर हमारे पास है जिसका लेंथ 12 है और रेडियस उसका 2r है और सेम फोर्स उसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया, तो उसका एक्सटेंशन कितना होगा वो हमको पूछा है। तो देखो एक्सटेंशन के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ये देखो, फोर्स इज इक्वल टू होता है y a स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, करेक्ट है। तो इसको हम रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, एक्सटेंशन इज एक्चुअली गोइंग टू बी y a, नहीं सॉरी, extension will be equal to f into capital L upon y into a, करेक्ट है क्या? ठीक है। अभी इससे भी आगे जाके इस एरिया को, ये जो एरिया है उसको हम पाई इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिकॉज द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर विल गिव अस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू बी पाई आर स्क्वायर। एंड इसके साथ फिर ये जो फॉर्मूला है एक्सटेंशन का, तो वो बन जाएगा हमारा f इंटू एल अपॉन y इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला हमको मिल गया। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे क्या किया है देखो ठीक से, लेंथ को हमने डबल किया है, दिख रहा है यहाँ पे, और रेडियस को भी डबल किया है और फोर्स कांस्टेंट रखा है। तो लेंथ डबल होने से और रेडियस डबल होने से इस एक्सटेंशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो देख सकते हो आराम से। देखो लेंथ को अगर डबल करेंगे सो इट विल बी रिप्लेस बाय 2l, राइट, and this radius will get doubled and this radius r will be replaced by 2r, but square है ना वहां पे, square, तो उसकी वजह से क्या होगा, in short we can say that this extension is going to be proportional to the, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है, पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसमें एक्सटेंशन जो है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर डायरेक्टली और आर स्क्वायर के ऊपर इनवर्सली, बराबर है। तो अगर लेंथ डबल हो गया तो सबसे पहले जो है एक्सटेंशन जो है तो उसकी वजह से डबल हो जाएगा, नो डाउट, टू एक्सटेंशन, टू टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन आर आर का डबल होने की वजह से, रेडियस के डबल होने की वजह से आर स्क्वायर का क्या होगा, इट विल बिकम 4 टाइम्स, करेक्ट है, 4 टाइम्स। एंड सिंस इट बिकम्स 4 टाइम्स वी कैन से दैट ये डबल हो गया और वो 1/4 हो गया। तो व्हाट इज 1/4 ऑफ डबल, so it is going to be reduced into L by 2 in this way. So the extension of the wire, new wire, will actually be L by 2 in this way. Yes, extension will just get divided by 2 because देखो लेंथ डबल हो रहा है और रेडियस डबल हो रहा है, तो जब भी कोई रेशियो है तो रेशियो के अंदर ये लेंथ डबल होता है, न्यूमरेटर डबल होता है, तो न्यूमरेटर के डबल होने की वजह से जो फ्रैक्शन है वो ऑलरेडी डबल हो जाता है। लेकिन डिनोमिनेटर के डबल होने की वजह से, अभी डिनोमिनेटर में लेकिन आर स्क्वायर है, उसमें से सिर्फ आर डबल होने वाला है। अभी आर डबल होने की वजह से क्या होगा, आर स्क्वायर का वैल्यू 1/4 होगा, मतलब 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स। तो जब डिनोमिनेटर 4 टाइम्स हो जाएगा तो लेंथ के डबल होने से और डिनोमिनेटर के 4 टाइम्स होने से ये पूरा जो फ्रैक्शन है वो आधा बन जाएगा, 1/2 टाइम्स बन जाएगा। एंड व्हाट इज 1/2 टाइम्स ऑफ दिस एल, here it is going to be L by 2, and that's why we can say that L by 2 is actually going to be the correct option. Okay. ओके, ये करो 30 वाला करो एक बार, 30, सी दिस क्वेश्चन नंबर 30 here.
Okay, just read the question carefully. The material has Poisson's ratio of 0.5. Okay, so sigma is given to be 0.5, correct hai? And if uniform rod suffers a longitudinal strain of 2 into 10 raised to minus 3, तो longitudinal strain दिया हुआ है यहाँ पे, it is given to be 2 into 10 raised to minus 3. Okay, and the percentage change, percentage increase in its volume is, अच्छा अभी ये इसमें एक बात याद करो कि कल के ही लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी कि वॉल्यूम ऑफ द वायर इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर इनटू एल, करेक्ट है? एंड इफ देयर इज नो change in the volume, if dv is going to be equal to 0, then it can be proved that the Poisson's ratio sigma happens to be equal to 0.5, or we can say this Poisson's ratio happens to be 1/2. याद आ रहा है सबको? ये हमने प्रूव किया था, अगर आपको याद है ठीक से तो हम समझ सकते हैं आराम से कि dv becomes equal to 0, and dv becomes equal to 0 only when Poisson's ratio becomes equal to half or 0.5, and whenever this Poisson's ratio becomes equal to half, it gives the volume, change in volume of the wire becomes equal to 0. This can be proved. तो ये प्रूव कर सकते हैं। तो ये बात अगर आपको याद है तो इमीडिएट आपको इसका आंसर मिल जाएगा, it will be 0%. So increase in the volume will be 0% because the Poisson's ratio of the wire is going to be 0.5, and it is a well established fact that whenever the Poisson's ratio of a wire is going to be 0.5, there is no change in volume going to take place here. So volume is not going to change if Poisson's ratio is 0.5. ये बात याद रखो। चलो ठीक है, बट अगर सपोज मान लो कि तुमको टाइम पे नहीं याद आया कि चलो उनको पता नहीं कि ये सिग्मा जो है वो 0.5 होने से सचमुच लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन दिया है और परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम 0 होता है कि नहीं, सपोज टाइम पे हम भूल गए मान लो, फिर भी हम ये प्रूव कर सकते हैं। सो रेगुलर मेथड क्या होगा इसके लिए? देखो ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है तो वो हमको यहाँ पे यूज करना होगा, जो कि v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एल है, नो डाउट। अभी ये इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा देखो, तो dv बाय dl, ओके, या dv बाय dr ले लो, चलो dv बाय dr will actually be equal to pi is a constant and here it will be d by dr of this r square into l, करेक्ट है? तो ये हमको इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, और जैसा कि हम जानते हैं डेरिवेटिव के रूल्स क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, डेरिवेटिव में एक प्रोडक्ट रूल करके है, याद होगा आपको, जो कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v इज ऑलवेज इक्वल टू u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ l प्लस here it will be l simply into derivative of r square, तो ये हमको मिलेगा, करेक्ट है? इस तरह से अभी इसको अगर हम सपोज सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो हमको मिलेगा dv by dr which is actually going to be equal to pi as it is outside, and here it will be r square into dl by dr kept as it is, plus here it is going to be l as it is, and what is the derivative of r square? It's going to be 2r, right? So this is 2r here. Okay, and now if we just take r common from this bracket, then we can be able to get this dv by dr is actually going to be equal to pi into r, in the bracket it will be r into dl by dr plus here it is, इसमें से r चला गया तो 12 बचेगा अंदर, राइट? ओके, अभी इसमें देखो अभी इसको पॉइजन्स रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए देखो पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू क्या है, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो इसमें से हमको सिग्मा का वैल्यू तो पता है, बट व्हाट इज सिग्मा इक्वल टू? we already seen that this sigma is actually equal to the lateral strain upon longitudinal strain,
ये तो सभी को याद है, ठीक है, lateral strain upon longitudinal strain, this is called as the value of sigma. Okay, and if this longitudinal strain is given as lateral strain का फॉर्मूला क्या होता है, it is going to be dr by r, करेक्ट है, ये भी बताया था लास्ट टाइम. एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ लॉन्जिटुडिनल स्ट्रेन, सो लॉन्जिटुडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, dl अपॉन l, ये भी हमको ऑलरेडी पता है. ओके, तो अभी इससे हमको क्या मिलेगा देखो, ठीक है, तो सिग्मा का वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पे. अच्छा, ये अगर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस, अच्छा, इसमें ये जो dl बाय l है ना, वो अगर इस तरफ लेके जाएंगे ना सिग्मा को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हमको इसमें से dr बाय r का वैल्यू मिल जाएगा. देखो ठीक से, dr बाय r कैन बी रिटर्न टू बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स dl बाय l. एंड dl बाय l मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, नो डाउट. ओके, सो dr बाय r, यहाँ पे dr बाय r दिख रहा है क्या हमको, चेक करो एक बार. अच्छा, तो इसमें अगर dr को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो देखो हमको क्या मिलेगा इसमें से, तो dv विल एक्चुअली बिकम पाई r इंटू, यहाँ पे dr से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे बनेगा r इंटू dl बाई dr इंटू dr, करेक्ट है, प्लस यहाँ पे फिर आ जाएगा 12 एज इट इज इंटू dr, तो अंदर हमने dr से मल्टीप्लाई कर दिया देखो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना dr कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. और अभी इसमें से अगर हमने l और r अगर कॉमन लिया, देखो ठीक से अभी क्या करने वाले हैं, l को और r को अगर हम कॉमन लेते हैं इसमें से, तो देखो क्या होगा, सो dv बिकम्स इक्वल टू पाई r, यहाँ पे ऑलरेडी है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा r और l हम कॉमन लेने वाले हैं, तो अंदर में देखो क्या बचेगा, तो r गया बाहर और l तो उसके अंदर है ही नहीं, तो यहाँ पे इसको हमको लिखना पड़ेगा dl बाय l, करेक्ट है, प्लस फिर यहाँ पे l और r कॉमन लेना है, तो l तो चला गया बाहर, बाकी अंदर में बचेगा dr अपॉन r, करेक्ट है. एंड देन वी कैन जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ dr बाय r, that is sigma into dl by l here, करेक्ट है. तो अगर यहाँ पे हम डाल देंगे उसको, तो ये जो पूरा है वो मल्टीप्लाई होके पाई r स्क्वायर इंटू l बन जाएगा, बराबर, और अंदर में dl by l is kept as it is plus 2 times of what is this dr by r, it is actually going to be sigma into dl by l, right? So if we just replace it by that, then we get this sigma into dl by l as it is, and then we can just be able to get that pi r square into l into, अच्छा dl by l को भी अगर कॉमन लेते हैं, तो अंदर में बचेगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा. अभी और एक बात हमको यहाँ पे समझनी है कि ये जो सिग्मा का जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस लैटरल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो ये फॉर्मूला के अंदर ना लैटरल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, इन दोनों के जो साइंस है, पॉजिटिव नेगेटिव साइंस, वो हमेशा ऑपोजिट होने वाले हैं. उसकी वजह से जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि एक माइनस साइन यहाँ पे हमेशा रखा जाता है, ताकि ये जो सिग्मा का जो वैल्यू है वो कभी नेगेटिव ना आए. तो उसकी वजह से यहाँ पे हमको इस फॉर्मूला में अगर dl बाई dl को इस तरफ लेके जाएंगे, तो वो माइनस साइन भी यहाँ पे लेके जाएंगे इस तरफ, तो यहाँ पे एक माइनस साइन हमेशा रहने वाला है. और dr बाय r का जो वैल्यू है, तो वो हमको यहाँ पे उससे रिप्लेस करना है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमने रिप्लेस किया ना, ये इट इज गोइंग टू बी एक्चुअली, यहाँ पे dr बाय r के बदले हमको माइनस सिग्मा इंटू dl बाय l रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे माइनस साइन आने वाला है बीच में, करेक्ट है, जिसकी वजह से नेक्स्ट स्टेप में भी वही माइनस साइन कैरी फॉरवर्ड होगा. यस, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन.
ओके अभी अगर इस स्टेप में हमने अगर सिग्मा का वैल्यू डाल दिया, सिग्मा का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 0.5, करेक्ट है. So if you just replace it here in this bracket only, then 1 minus 2 times of 0.5 कितना बनता है? तो 1 minus 2 times of 0.5 मतलब क्या? तो it will become 1 minus 1 only, which becomes actually 0. And since this becomes 0, ये ब्रैकेट ही अगर 0 बन गया तो ये पूरा जो है वो 0 बन जाएगा. So that means this dv will become 0 since sigma is going to be 0, and that is the basically logic behind this. So basically सिग्मा 0.5 बनने से ही जो चेंज इन वॉल्यूम है वो 0 बनता है. वो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है. अगर वो रिजल्ट अगर तुम याद रखते हो तो ये सब झंझट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. Let us move to the next question. Okay, let us start level 1 here. ये सारे conceptual questions थे जो कि बिल्कुल orally सॉल्व किए जाने जैसे थे, जस्ट मेमोरी बेस्ड थे. ओके ये फोर्थ वाला देखो ठीक से एक बार. फोर्थ वन क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द वायर अंडर स्ट्रेस. ओके लेंथ ऑफ द वायर अंडर स्ट्रेस changes by 0.01%. then what is the strain produced in the wire? So see here 0.01% का मतलब क्या होता है? 0.01% का मतलब होता है 0.01 अपॉन 100, करेक्ट है. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो ये पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स और पीछे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हमको मिलेगा 0.0001. एंड दिस 0.0001 मतलब ही क्या? इट्स गोइंग टू बी 10⁻⁻⁴ एज अ करेक्ट ऑप्शन. ओके सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, 10⁻⁴. समझा क्या ठीक से? यस चलो ट्राई टू डू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ये दोनों जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, let us try to do them. Just read them once. See here, the two wires of same material and length have diameters in the ratio 2:3. When they are stretched by the same force, the ratio of energies stored in them is going to be equal to. तो देखो यहाँ पे ठीक से energy stored का हमको रेशियो निकालना है. Do you know what is the formula for energy stored in the wire? Energy stored in a wire is given by the formula U is equal to half into force into extension, करेक्ट है? यस तो ये फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर के लिए. उसमें से भी क्या दिया हुआ देखो यहाँ पे उन्होंने कि द सेम मटेरियल का मतलब क्या है? y is going to be the same, करेक्ट है? एंड सेम लेंथ का मतलब क्या है? लेंथ l is going to be the same. have their diameters in the ratio 2:3. तो मतलब ये जो 2:3 है वो किसका रेशियो है? डायमीटर का रेशियो है. डायमीटर का रेशियो मतलब ही उसको हम लिख सकते हैं d1 अपॉन d2 is going to be actually 2/3, करेक्ट है? बट डायमीटर का रेशियो माना ही रेडियस का रेशियो भी तो होता है, तो r1 अपॉन r2 is also going to be 2/3, नो डाउट. तो रेडियस का रेशियो और डायमीटर का रेशियो सेम ही होता है, याद रखो ठीक से, क्योंकि डायमीटर इज जस्ट डबल ऑफ रेडियस. तो यहाँ पे डायमीटर d1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ r1 लिख सकते हैं. और डायमीटर d2 के बदले क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ r2 लिख सकते हैं. तो 2 कैंसिल हो जाएगा और r1 अपॉन r2 का जो रेशियो है वो हमको सेम ही मिल जाएगा, दैट इज 2/3, which is the ratio of diameters here. Remember, so diameters ratio and radius ratio is going to be the same, no doubt. And if they are stretched by the same force, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? F is also going to be the constant, right? And we want to find out the ratio of energy stored in the wire. Okay, तो इसका मतलब हमको सीधी बात पता चल रही है कि जो energy stored जो है उसको हमको force के फॉर्म में और Young's modulus, लेंथ ऑफ द वायर और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो उसके लिए हमको क्या यूज करना है? देखो यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला हमारे पास है जो कि फोर्स इनटू कैपिटल एल अपॉन ए इनटू स्मॉल एल, करेक्ट है? इससे इसको रीअरेंज करके हम स्मॉल एल का एक्सप्रेशन बना सकते हैं.
देखो स्मॉल एल कैन बी रिटन टू इक्वल टू फोर्स इनटू द ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया इनटू y, करेक्ट है. इफ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ लेंथ एक्सटेंशन हियर इन दिस फॉर्मूला हियर, तो यहाँ पे l के बदले अगर इसको हमने डाल दिया तो देखो क्या होगा. द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंपली इन दिस वे, हाफ इनटू फोर्स इनटू एक्सटेंशन. अभी एक्सटेंशन के बदले ये पूरा आ रहा है, तो ये देखो F इंटू एल अपॉन A इंटू वाई, करेक्ट है. उससे भी आगे जाके हमको इस A को भी रिप्लेस करना है. A मतलब क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर is always given by the formula pi into r square, correct है. So if we just replace it by that, then we get this energy stored to be simply equal to half into, यहाँ पे F into F क्या बनता है, F square, right, into length, original length as it is, and that is to be divided by the area of the wire is going to be pi r square, correct है. So this is pi r square and that is multiplied by y. अभी इसमें देखो ठीक से कौन कौन कॉन्स्टेंट्स है, दिख रहा है ठीक से. तो देखो यंग्स मॉडुलस इज कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द वायर इज कांस्टेंट एंड सेम फोर्स, तो मतलब फोर्स इज आल्सो कांस्टेंट, राइट. तो देखो फोर्स कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ भी कांस्टेंट हो गया, यंग्स मॉडुलस भी कांस्टेंट हो गया, पाई और 2 तो है ही ऑलरेडी कांस्टेंट्स, तो बाकी बचता कौन है. तो अगर बाकी सब कांस्टेंट्स हो गए, देखो कांस्टेंट्स, अभी कांस्टेंट्स को हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में जमा करेंगे, ठीक है. तो देखो जो भी कांस्टेंट्स है तो वो एक ब्रैकेट में जमा हो जाएंगे, एफ स्क्वायर कैपिटल एल अपॉन 2 पाई इंटू वाई, ये सारा जमा हो गया एक ब्रैकेट के अंदर, और बाकी बचता कौन है, 1 अपॉन आर स्क्वायर ओनली, करेक्ट है. सिंपली 1 अपॉन आर स्क्वायर इज लेफ्ट एज इट इज. एंड नाउ इफ वी जस्ट सी केयरफुली, देन this if we treat this bracket as a constant, then we can conclude from this that u is going to be inversely proportional to r square, correct है. u is going to be proportional to r square, inversely proportional to r square. और अगर u inversely proportional to r square है तो फिर इससे हम पता कर सकते हैं कि u1 upon u2 मतलब the ratio of energy stored in the wires will be actually R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, करेक्ट है. देखो ठीक से ये एक रूल है, याद रखो ठीक से. अगर हमको रेडियस का रेशियो दिया है और उससे एनर्जीज का रेशियो निकालना है, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल है ना, वो 1 अपॉन है कि नहीं, तो 1 अपॉन होने की वजह से क्या होगा, ये R1 अपॉन R2 के बदले उल्टा हो जाएगा, R2 अपॉन R1 हो जाएगा, और स्क्वायर भी उसके पूरे ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल. तो इसको अगर हम यूज करते हैं तो देखो R1 अपॉन R2 कितना है, 2/3 है, तो R2 अपॉन R1 फिर क्या होगा, 3/2 होगा. और यहाँ पे अगर हम 3/2 डाल देते हैं तो 3/2 और उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, इट विल एक्चुअली 9/4, समझा ठीक से. सो दिस विल बिकम एक्चुअली 9/4 and that is going to be actually the ratio of energies stored in the wire, no doubt. So here we can select this 9/4, that means fourth option will be correct option here. तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है तो वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में हम चूज कर सकते हैं, समझा क्या ठीक से. ओके, और ये सेवेंथ वाला भी करके देखो ठीक से. इट इज ऑन द सेम लाइंस. सी हियर it tells us that the diameters of the two wires are in the ratio 2:3. So that means once again we are given with this radius ratio, correct है, which is 2:3, and their lengths are equal. Okay, length equal है. When the same force is applied on them, then the ratio of elongation produced is. अभी ratio of elongation हमको ढूंढना है, मतलब ये वाला इक्वेशन हमको यूज करना पड़ेगा. देखो elongation produced in a wire is given by the formula force into original length upon area, which is nothing but pi r square into Young's modulus, which is y. जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सारे कांस्टेंट्स अगर हम एक ब्रैकेट में करेक्ट करते हैं तो देखो f is constant, l is constant, pi is constant and y is also constant, और बचता कौन है, सिंपली 1 upon r square. इससे हमको पता चलता है कि एक्सटेंशन हियर in the wire is also proportional to 1 upon r square simply. And because of that we can say that since L is proportional to 1 upon r square, we can say that L1 upon L2 मतलब ratio of extensions or elongations in the wire will be the reciprocal square of the ratio of their radii. That means R2 upon R1 का
होल स्क्वायर एंड R2 अपॉन R1 कितना है 3/2 है और 3/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 9/4. That's it. So this is actually going to be the answer. That means once again we are going to get the same option, that is 9/4 here. समझा क्या लिख से? Yes. Can you do this 12th one? Just read it carefully. The area of cross section of the wire is going to be 10 raised to minus 6 meter square. तो area दिया हुआ है 10 raised to minus 6. Okay, and that is in meter square, no doubt. So no need to convert anything. The length of the wire is increased by 0.1%. What does it mean? The change in length, matlab small l upon original length, that is capital L, is given to be 0.1%. matlab 0.1 upon 100. तो ये स्ट्रेन हो गया डायरेक्ट, है कि नहीं? तो स्ट्रेन कितना दिया है 0.001, करेक्ट है, जिसको ही हम 10 raised to minus 3 भी तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. Okay, and one more thing is given here is the tension of 1000 Newton. So that means this is the force. So force of 1000 Newton is applied on this wire. मतलब ही उसको हम लिख सकते हैं 10 raised to 3 Newton, करेक्ट है? Yes. So इससे हमको यंग्स मॉडुलस कैसे मिलेगा? तो यंग्स मॉडुलस के लिए हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है y is equal to f into l upon a into small l. और ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम कि फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, करेक्ट है? ये फॉर्मूला यूज करने का फायदा क्या होगा कि इसमें हमको फोर्स जो है तो वो दिया हुआ है 10 raised to 3. ओके, एरिया दिया हुआ है 10 raised to minus 6, right? So this is 10 raised to minus 6 here, and at the same time here the strain मतलब small l upon capital L, it is directly given here. ये small l upon capital L का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट दिया हुआ है, जो कि 10 raised to minus 3 दिया हुआ है यहाँ पे. सो अगर हमने यहाँ पे रख दिया उसको तो 10 raised to minus 3 यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे. अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो y मिल जाएगा आराम से. सो y will become actually 10 raised to 3 upon 10 raised to minus 6 into the reciprocal of this 10 raised to minus 3, which is 1 upon 10 raised to minus 3. So that this actually becomes 10 raised to 3 into 10 raised to, ये minus 6 जो है ना ऊपर जाके क्या बनेगा plus 6 बनेगा, तो इसलिए वो बन गया 10 raised to plus 6. और ये 10 raised to minus 3 जो है वो भी ऊपर जाके 10 raised to plus 3 बन जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे जो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू है वो एक्चुअली 10 raised to 3 plus 6 plus 3 मतलब कितना बनेगा, it will become 12, and hence we can say that this 10 raised to 12 will be the Young's modulus. And obviously the unit of Young's modulus we already know it is to be Newton per meter square, no doubt. So here 10 raised to 12 Newton per meter square will be the value of Young's modulus, which is obtained here in this way. Okay. Yes. Okay, so try to do all these sums on your own. लेवल 1 के जो सम्स है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल जो फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी अभी अभी हमने डिस्कस किए उन फॉर्मूलास के ऊपर वो बेस्ड होंगे. तो ट्राई इट योरसेल्फ, तो खुद से वो ट्राई करो आराम से. तो मोस्ट ऑफ देम यू कैन डू इट ऑन योर ओन, बट इफ यू हैव डाउट्स वी कैन जस्ट डिस्कस देम इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डाउट्स भी डिस्कस करेंगे और लेवल 1 और के बचे हुए और लेवल 2 के जो कल अगर स्टार्ट होते हैं तो वो भी हम कर देंगे फटाफट.
Yes.